प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रविंद्र चौबे, सहायक प्राध्यापक हिंदी, किरोड़ीमल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़, छत्तीसगढ़ से आज मैं आपके समक्ष हिंदी की संवैधानिक स्थिति एमए पूर्व हिंदी साहित्य के तृतीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हिंदी भाषा जो आपके पाठ्यक्रम में है उसमें उल्लिखित हिंदी की संवैधानिक स्थिति पर प्रकाश डालना चाहूँगी। हम इस व्याख्यान में राजभाषा के रूप में हिंदी की मान्यता, संविधान में हिंदी भाषा संबंधी उपबंध, सन 1950 के बाद हिंदी की प्रगति, राजभाषा हिंदी की प्रगति की समीक्षा आदि विषयों पर चर्चा करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि यह व्याख्यान आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा और आपके पाठ्यक्रम को आत्मसात करने में आपको सहायता प्रदान करेगा। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां विभिन्न धर्मों, जातियों और भाषाओं के बोलने वाले लोग निवास करते हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में बोली जाने वाली बोलियों की संख्या तो शताधिक है, पर संविधान में स्वीकृत भाषाओं की संख्या 22 है। इनमें संघ की राजभाषा हिंदी है और उसकी लिपि देवनागरी है। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ये भाषाएं इस प्रकार हैं: असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। संविधान के 21वें संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी के जोड़े जाने पर वह संख्या 15 हो गई थी। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को सम्मिलित कर दिए जाने पर यह संख्या 18 हुई। 92 संशोधन अधिनियम 2003 में इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को सम्मिलित कर दिया गया, जिससे अब यह संख्या बढ़कर 22 हो गई है। संविधान में हिंदी भाषा संबंधी उपबंधों पर जब हम चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा भारतीय अंकों का रूप अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, किंतु संविधान में अनुमति प्रदान की गई कि 15 वर्ष की अवधि अर्थात 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा तथा इस अवधि की समाप्ति के बाद भी संसद विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा या अंकों में देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग कर सकेगी जो विधि में विनिर्दिष्ट किया जाए। अनुच्छेद 344 के अनुसार राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद और उसके बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा। आयोग का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को निम्नलिखित के बारे में सिफारिश करे। पहला, शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग। दूसरा, शासकीय प्रयोजनों के लिए इंग्लिश के प्रयोग पर निर्भरता। तीसरा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के कर्मचारियों एवं कार्यवाहियों में और संघ की और राज्य की अधिनियमितों के उनके अधीन बनाए गए अधीनस्थ विधान के पाठों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। चौथा, संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप। संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा। आयोग से यह अपेक्षा की गई कि वह भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्याय संगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा। अनुच्छेद
345 के अंतर्गत किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किसी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, अंग्रेजी का प्रयोग उसी प्रकार किया जाता रहेगा जिस प्रकार उससे पहले किया जा रहा था। अनुच्छेद 346 के अनुसार संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए अंग्रेजी एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की भाषा होगी। यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की भाषा हिंदी होगी, तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। अनुच्छेद 347 के अनुसार यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह मांग करे कि उसके द्वारा बोले जाने वाली भाषा को उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए, तो राष्ट्रपति उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में शासकीय प्रयोजन के लिए उस भाषा को मान्यता देने का उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 348 के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध न करे, तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। इसके अलावा संघ तथा राज्यों के स्तरों पर भी सभी विधेयकों, संशोधनों, अधिनियमों, अध्यादेशों, आदेशों, नियमों, विनियमों और उपनियमों के प्राधिकृत पाठ भी केवल अंग्रेजी में ही होंगे। लेकिन किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी भाषा के प्रयोग को या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किसी भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकेगा। लेकिन अनिवार्य है कि निर्णय, डिक्रियां तथा आदेश अंग्रेजी में ही दिए जाते रहेंगे। अनुच्छेद 349 के अनुसार संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, जो कि वह राजभाषा आयोग तथा भाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके देगा, के बाद ही संसद में प्रयुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 350(a) के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा के अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। दूसरा, किसी राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा के लिए उचित प्रबंध किया जाएगा। तीसरा, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगा। यह अधिकारी उस वर्ग के भाषाई हितों की रक्षोपायों से संबंधित राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा तथा राष्ट्रपति इसे संसद में रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा। अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे, उसका विकास करे, ताकि वह भारत की मिलीजुली संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतया संस्कृत से और गौणतया अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। विधानमंडलों की भाषा। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा का उपबंध है। उसमें कहा गया है कि संसद कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, लेकिन यथास्थिति सदन का पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 210 में राज्य विधानमंडलों की भाषा का उपबंध है। राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या हिंदी अथवा अंग्रेजी में किया जाएगा। किसी सदन का पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। अब हम देखते हैं सन 1950 के बाद हिंदी की प्रगति। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सन 1955
ईस्वी में जी.बी. खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग में 21 सदस्य थे। राजभाषा आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1956 में दिया, जो संसद के समक्ष 1957 में रखा गया। राजभाषा आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए सन 1957 ईस्वी में जी.बी. पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। संयुक्त संसदीय समिति में 30 सदस्य थे, जिन्होंने लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य थे। इसने अपना प्रतिवेदन 1959 ईस्वी में दिया। संयुक्त संसदीय समिति के सुझावों पर ध्यान देते हुए राष्ट्रपति ने 2 स्थायी आयोगों की स्थापना की। ये आयोग थे राजभाषा विधायी आयोग, जिसका गठन 1961 में किया गया, और वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, जिसका गठन 1961 में हुआ। सन 1976 में राजभाषा विधायी आयोग को समाप्त कर दिया गया था। राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम इस प्रकार हैं। राजभाषा अधिनियम 1963, जिसे 1967 में संशोधित किया गया। राजभाषा संकल्प 1968, प्राधिकृत पाठ केंद्रीय विधि अधिनियम 1973, राजभाषा नियम 1976, राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल 9 भाषाएं हैं। राजभाषा नियम 1976 के अधीन केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को 3 वर्ग क्षेत्रों में विभाजित किया गया, जो इस प्रकार हैं। क वर्ग के क्षेत्र, जिसमें पत्र व्यवहार हिंदी में ही किया जाए ऐसी अनिवार्यता है, और इसका प्रयोग करने वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली। ख वर्ग के क्षेत्र, जिनमें पत्र व्यवहार में द्विभाषिक नीति का पालन हो ऐसा उपबंध है। इसका पालन करने वाले राज्य हैं पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार। ग वर्ग के क्षेत्र के अंतर्गत पत्र व्यवहार अंग्रेजी में ही किया जाए ऐसा प्रावधान है, और इसका उपयोग करने वाले राज्य हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, द्रविड़ भाषी क्षेत्र। और अब हम राजभाषा हिंदी की प्रगति की समीक्षा की बात करते हैं। संविधान लागू होने के बाद राजभाषा हिंदी की प्रगति की समीक्षा करने से यह प्रतीत होता है कि यद्यपि राजभाषा की स्थिति में प्रगति हुई है, पर जितनी प्रगति राजभाषा हिंदी की अपेक्षित है उतनी प्रगति नहीं हुई। ऐसा लगता है कि केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में हिंदी के प्रति उदासीनता की स्थिति है। ऐसा होने का मूल कारण ये है कि हमारे राजनेताओं में न तो दृढ़ इच्छा शक्ति है और न ही यह मानसिकता कि किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र में विदेशी भाषा को राजभाषा नहीं होना चाहिए। जबकि 1947 में भारत से अलग होकर बने स्वतंत्र देश पाकिस्तान ने उर्दू को अपनी राजभाषा बनाया। 1971 में स्वतंत्र होने वाले देश बांग्लादेश ने भी अपनी भाषा को ही राजभाषा का दर्जा दिया। आखिर ऐसा क्या कारण है कि भारत में हिंदी को, जिसे स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूरे देश के नेताओं ने एक स्वर में राष्ट्रभाषा माना था, आज़ादी मिलने के बाद उसे राजभाषा या राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बनाया गया? जबकि संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार सरकार का कर्तव्य है कि भारत जैसे बहुभाषी देश में हिंदी की प्रकृति को अक्षुण्ण रखते हुए अन्य भाषाओं से आवश्यक शब्द ग्रहण करते हुए उसका ऐसा विकास करे कि वह भारत की संस्कृति को अभिव्यक्त करने का माध्यम बन सके। इस संबंध में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग और अनुवाद ब्यूरो को इस दिशा में लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की संवैधानिक स्थिति और हमारे संविधान में हिंदी भाषा संबंधी जितने उपबंध हैं, इनके संबंध में मैंने विस्तृत चर्चा आपसे की है। मैं आशा करती हूँ कि यह व्याख्यान आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।